सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कल हमने टेलीविजन में खबरों के विभिन्न चरण, उन चरणों पर बात की थी, है ना। तो शुरुआत कैसी होती है? सबसे पहले क्या होता है? टेलीविजन के समाचार आते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत होती है। ब्रेकिंग न्यूज लिखा है, इतना अच्छा चरण है। ब्रेकिंग न्यूज के बाद क्या होता है? ड्राई एंकर, है ना, जिनमें बिना दृश्यों के खबर बोली जाती है। और ड्राई एंकर के बाद एंकर विजुअल आता है, जिसमें फोटो या चित्र साथ में आ जाते हैं तो उनके साथ खबरें आती है। उसके बाद कौन सा चरण आता है? एंकर बाइट। बाइट का मतलब होता है कथन, यानी जो प्रत्यक्षदर्शी आदमी होते हैं उनके कथन सुनाए जाते हैं। इससे क्या हो जाता है? खबर की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। और इसके बाद लाइव चलता है ओबी वैन के जरिए, है ना। और उसके बाद पैकेज, एंकर पैकेज, ठीक है, उसमें एक साथ सारी खबरें दिखा दी जाती है। तो ये चरण थे टेलीविजन के लिए। आज का प्रश्न है, मैं लिखवा बाद में दूंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं। आज का प्रश्न है, एक तो है रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली पर टिप्पणी लिखो। वो तो समाचार के चरण बताए थे, अब उनके लिए जो समाचार लिखते हैं उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए टेलीविजन और रेडियो की, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। रेडियो टीवी संचार के ऐसे माध्यम हैं जो आम आदमी की भी पहुंच में है। रेडियो और टेलीविजन के श्रोता और दर्शक पढ़े लिखे लोगों से लेकर निरक्षर तक मिल सकते हैं और मध्यम वर्ग से लेकर मजदूर वर्ग तक के हो सकते हैं, ठीक है। अब रेडियो व टेलीविजन के लिए समाचार लिखते समय जिन जिन बातों का ध्यान रखा जाता है वो निम्नलिखित हैं। तो पहला है, बिंदु से बना रखे हैं, आपको नंबर तो नहीं डालने, ठीक है, लिखवाते समय एक बार सुन लो। बोलचाल के प्रचलित शब्दों वाली हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यह सिंपल सी शर्त है, आप समझ गए, क्योंकि समाचारों में सिर्फ सूचना या समाचार देने होते हैं, कोई उसको लेखक नहीं बनाया जाता जिसमें कि कोई अलंकारिक भाषा सिखाई जाए, ठीक है। तो सिंपल सरल बोलचाल की भाषा में समाचार लिखे जाते हैं। छोटी सी बात है, सरल से सरल भाषा में क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि कोई जरूर नहीं कि समाचार कॉलेज का प्रोफेसर ही सुने, जो मजदूर वर्ग है ना, कम पढ़ा लिखा, वो भी सुनता है। दूसरा है, वाक्य छोटे, साधारण और स्पष्ट होने चाहिए ताकि वाचक या एंकर को दिक्कत न हो और बोलने का प्रवाह बना रहे। स्थानांतरण, पंक्ति जैसे शब्दों की जगह तबादला, कतार का प्रयोग होना चाहिए। यहां तो केवल इशारा भर दिया जा रहा है, ऐसे हजारों सैकड़ों शब्द हैं, मैं तो केवल उदाहरण दे रहा हूं। स्थानांतरण, पंक्ति, ऐसे जो शब्द होते हैं जो उच्चारण में सुगमता नहीं ला पाते, उनकी बजाय आपको यहाँ तबादला, तबादला आराम से बोला जाता है, ठीक है ना, कि उस अधिकारी का वहां से वहां तक तबादला हो गया, है ना, तो तबादला, ठीक है। स्थानांतरण बोलने में दिक्कत आती है, और जो समाचार होते हैं वो एक विशेष लय और गति के साथ बोले जाते हैं, तो वहां स्थानांतरण की बजाय क्या बोला जाना चाहिए? तबादला, ठीक है। और पंक्ति की जगह कतार, कि मतदाताओं की काफी लंबी कतार लगी हुई थी, काफी लंबी पंक्ति लगी थी, पंक्ति में थोड़ा कतार ठीक रहता है। सुगमता वाले शब्द होने चाहिए, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। ये तो समझ में आ गई ना। अब अगला देखो, निम्नलिखित उपर्युक्त दो हस्ताक्षरकर्ता क्रमांक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रिंट माध्यम, अखबार में तो चल जाता है, धड़ल्ले से इनका प्रयोग होता है, मगर रेडियो टेलीविजन में इन शब्दों का कोई औचित्य नहीं है। कैसे शब्दों का? निम्नलिखित, उपर्युक्त, दो हस्ताक्षरकर्ता, क्रमांक, ऐसे बहुत हैं। मैं तो हिंट के लिए, इशारे के लिए, संकेत के लिए कुछ बता रहा हूं। तो ऐसे शब्द बोलचाल वाली जो समाचार होते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, तो उनमें ये शब्द वर्जित है, नहीं आने चाहिए। समझ आई बात है? अखबार में छपे हैं तो कोई बात नहीं, समझ आ रही? अगला है, द्वारा शब्द भी भ्रमित करने वाला है, अतः इसके प्रयोग से भी बचना चाहिए। एवं, अथवा, किंतु, परंतु, ये सभी शब्द होते हैं ना, योजक शब्द, इनसे बचा जाना चाहिए। तो मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्यों का प्रयोग समाचारों में कम से कम किया जाता है।
सिंपल साधारण शब्दों में, साधारण वाक्यों में ही समाचार ज्यादा प्रेषित किए जाने चाहिए, ताकि वो एक गति के साथ संदेश को पहुंचा पाए। ठीक है, क्योंकि वहां ज्यादा व्याख्या नहीं करनी होती। अब अगला देखो, गैर जरूरी विशेषण शब्दों से बचना चाहिए। गैर जरूरी विशेषण शब्दों से, यूं बोलने से तो आपके ये याद नहीं रहेगा। अब मैं बोल दूंगा, आप परीक्षा तक भूल जाओगे महीने डेढ़ महीने में। तो ये याद कैसे रहेंगे? इनमें आए शब्द या पूरे वाक्य का अर्थ ध्यान में आ जाएगा, फिर वो याद आ जाएंगे। तो ये कह रहा है गैर जरूरी विशेषणों से बचना चाहिए। मान लो प्रधानमंत्री जी से अपने बोलते हैं, अगर कोई समाचार में कह रहा है तो फालतू काम से यूं नहीं लगाना चाहिए, माननीय, आंखों के प्यारे, हर दिल अजीज प्रधानमंत्री। ये बोलते समय जो अनाउंस करते हैं ना, कई बार कोई सम्मेलन होता है वहां तो चल जाता है, लेकिन समाचारों में ये ज्यादा विशेषण लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही बात है? एक शब्द बोला जाए तो बस बहुत है, माननीय प्रधानमंत्री, समझ गए क्या? लेकिन उसके ज्यादा विशेषण लगाना जरूर नहीं है। अपने है ना कहते ना, मोतियों से महंगे मेहमानों के लिए ऐसे बोलते ना, तो बोलचाल में आ जाएगा, समाचारों में ये शब्द नहीं आने चाहिए। अब याद रह जाएगी अनावश्यक विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो नाम से पहले लगाते हैं, है ना। तो मोतियों से महंगे, है ना, हर दिल अजीज, यूं कर करके किसी ये संबोधन में ठीक है, समाचारों में नहीं आनी चाहिए। तो अब याद आ जाएगा आपके कि फालतू काम का जो विशेषणात्मक शब्द पहले प्रयोग में आते हैं वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसे लिखा है कि गैर जरूरी विशेषण शब्दों से बचना चाहिए। सामासिक शब्दावली, समास तो जानते हो, है ना, कर्मधारी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, है ना। तो चंद्रशेखर हुआ, लंबोदर हुआ, है ना। तो लंबोदर की बजाय गणेश जी कह दो आप, नहीं समझे क्या? लोग जल्दी समझेंगे। तो समाचारों में तो जल्दी समझाना होता है, वहां अपना पांडित्य नहीं दिखाना होता, लंबोदर नहीं लिखना होता। समझ गए क्या कह रहे हैं? सामासिक शब्दावली, तत्सम शब्दावली के प्रयोग से भी बचना चाहिए। घृत नहीं कहना चाहिए, घी कहना चाहिए। समझ गए? धरित्री नहीं कहना चाहिए, धरती कहना चाहिए। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु नहीं कहना चाहिए, गर्मी बोलना चाहिए। समझ गए आप? तो ज्यादा तत्सम शब्दावली भी नहीं बोलनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है? भाषा थोड़ी बोझिल हो जाती है। अगला है रक्त रंजित उपमाओं को भी, जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उपमाएं देती जाती है। उपमान अलंकार बताया था मैंने, उपमा अलंकार, तो उसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। इससे क्या हो जाएगी? अलंकारिक भाषा से समाचार की शब्दावली या वो भाषा बोझिल हो जाती है, दुरूह हो जाती है, भाव अभिव्यक्ति में बाधा पहुंचती है। इसलिए ना ही तो ज्यादा सामासिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ना ही ज्यादा तत्सम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ना ही ज्यादा अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए, ना ही ज्यादा उपमा का प्रयोग करना चाहिए, ना ही ज्यादा गैर जरूरी विशेषणों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब टेलीविजन या रेडियो के समाचार लिखे जाने होते हैं उस समय। ठीक है, प्रश्न आएगा रेडियो और टेलीविजन के लिए किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। समझ रहे हो क्या? ये बिल्कुल सरल साधारण शब्दावली में समाचार तैयार किए जाते हैं। वाक्यों का तारतम्य ऐसा हो कि कुछ भी टूटता छूटता हुआ न लगे, एक लय के साथ समाचार पूरा हो जाए, बस। अब अगला प्रश्न है पत्रकारीय लेखन क्या है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो मैंने एक साथ ही जोड़ दिए क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न है, तो एक साथ ही जोड़ के पूरा कर दिया। अगर छोटे प्रश्न आए 2 नंबर का ही अलग अलग आए तो अलग अलग कर देना। पत्रकारीय लेखन क्या है? दूसरा है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने मिलाकर ही बताया है, तो ध्यान से सुनना। पहले है पत्रकारीय लेखन क्या है। पत्रकार लोग अखबार, रेडियो, टीवी आदि माध्यमों के जरिए अपने पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों को समाचार या सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के कई रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन केवल समाचारों को नहीं कहते, समाचारों के अलावा भी फीचर हुई, रिपोर्ट हुई, आलेख हुए, संपादकीय हुआ, ये सब कुछ मिलाकर ही पत्रकारीय लेखन के श्रेणी में आ जाता है। पत्रकार केवल समाचार पहुंचाने का काम नहीं करते, अखबारों में केवल समाचार नहीं छपते, समाचार तो छपते ही है, ये तो मूल चीज है समाचार की, समाचार पत्र की।
ठीक है ना। लेकिन समाचार पत्रों में समाचार के अलावा भी कुछ और सामग्री छपती है, वो सब मिलाकर ही क्या कहा जाता है, पत्रकारिता लेखन। बस इतना सा प्रश्न है, समझ गए। दोबारा बोल रहा हूं मैं, पत्रकार लोग वो भले अखबार का हो, रेडियो का हो, टीवी का हो, अखबार वाले को तो संवाददाता बोल देंगे, उनको रिपोर्टर बोल देंगे, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने माध्यमों के जरिए, टीवी माध्यम हो या रेडियो माध्यम हो, इनके लिए अपने पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों के लिए सूचनाएं और समाचार पहुंचाने के लिए लेखन के कई रूपों का इस्तेमाल करते हैं। लेखन के कई रूप क्या हो गए, अभी बोला मैंने, समाचार हो गए, संपादकीय हो गया, आलेख हो गया, फीचर हो गया, रिपोर्ट हो गया। तो लेखन के कई रूपों का इस्तेमाल करते हैं, इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। समझ में आ गई बात है। पहले पत्रकार उन्हीं को कहा जाता था जो समाचार पत्रों हेतु समाचार लिखते थे, पर आजकल तो रेडियो, टेलीविजन, विविध जो चैनल है उनके लिए जो समाचार लेखन का काम करते हैं, उन सभी को पत्रकार कहा जाता है। शुरू में जो नाम पड़ा था ना पत्रकार, वो किनका पड़ा था, जो अखबारों में समाचार लिखते हैं। और आजकल तो टीवी चैनल जो भी है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पत्रकार ही कहलाते हैं, क्योंकि पत्रकारिता का रूप बदल गया, है ना। और माध्यम आ गए, शुरुआती दौर था समाचार पत्रों का तो, है ना। उसके बाद रेडियो आया, टेलीविजन आया, इंटरनेट आया, मोबाइल वगैरह सब कुछ, है ना। तो पत्रकार ऐसी खिड़की है जिसके जरिए असंख्य पाठक, श्रोता और दर्शक हर रोज सुबह सुबह देश दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत हो जाते हैं। ये तो अलंकारिक भाषा है थोड़ी सी। क्या वो कह रहा है कि पत्रकार तो ऐसी खिड़की है जिसको सुबह सुबह खोलते ही क्या मिलता है, देश दुनिया की खबरें मिल जाती है, नए विचार मिल जाते हैं जानने को, अखबार पढ़ते हैं तो, आलेख फीचर रिपोर्ट पढ़ते हैं तो सुबह सुबह वो सारी बातें हमें मिल जाती है ना। अब बात आती है दूसरे प्रश्न की कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और तीसरा फ्रीलांसर। इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, ठीक है। पूर्णकालिक जो पत्रकार होते हैं ना, वो किसी समाचार पत्र के साथ नियमित वेतनभोगी पत्रकार होता है, नियमित तनख्वाह लेकर, मंथली, समझ गए। वो उस पत्र, समाचार पत्र का, रेडियो का, टीवी चैनल का जो भी है, उसका स्थायी वो पत्रकार होता है, तो वो पूर्णकालिक कहलाता है। समझ आई बात है। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। और अंशकालिक पत्रकार जो है उसको स्ट्रिंगर भी कहते हैं, एक नाम और अंग्रेजी में स्ट्रिंगर भी कहते हैं अंशकालिक को, ठीक है। ये किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करते हैं, हमेशा के लिए स्थायी नियमित वेतनभोगी तो नहीं होते, पर एक निश्चित मानदेय, मानदेय समझिए क्या, पैसे, तनख्वाह, ठीक है। तो मानदेय के आधार पर अपना वो काम करते हैं। और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार भी होते हैं जिनका किसी खास अखबार से कोई ज्यादा संबंध होता नहीं है, बल्कि वो भुगतान के आधार पर अलग अलग माध्यमों के लिए लिखता है, ठीक है। फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। यह स्वतंत्र पत्रकार है। अगला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन अन्य लेखनों से भिन्न कैसे है। प्रश्न आप दोबारा समझ लो। वो कह रहा है कि जो पत्रकारीय लेखन है वो दूसरे लेखनों से अलग कैसे है। तो इतना कुछ हमने पढ़ा तो हम समझ तो गए कि अखबार के लिए, टीवी रेडियो के लिए समाचार एक विशेष शैली में ही लिखे जाते हैं। तो दूसरे जो लेखन है, जो कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, तो उनसे तो अलग होंगे ही होंगे। समझ में आई कि नहीं आई। एक तो साहित्य लिखा जाता है, जो साहित्यकार होते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी हुआ, और हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, है ना, माधवी वर्मा हुई, और ये जयशंकर प्रसाद हुआ, कोई भी जितने भी साहित्यकार हैं
वो सारे के सारे जो अपना साहित्य लिखते हैं, मतलब कहानी, नाटक, उपन्यास जो भी लिखते हैं, उनके लिखने में और समाचार के लिखने में कोई अंतर है कि नहीं, ये है प्रश्न, है कि नहीं अंतर है। वहां मोटा सा अंतर तो आप समझ गए होंगे कि वहां तो अपनी अलंकारिक भाषा शैली का प्रयोग कर सकते हो, अपना पांडित्य दिखा सकते हो कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, मैं ऐसे छंद अलंकार लिख सकता हूं, वहां तो दिखा सकते हो। लेकिन समाचारों में ये नहीं दिखाया जाता, इतना तो समझ गए होंगे। समाचार तो साधारण शैली में लिखे जाते हैं। तो प्रश्न यही बना दिया मैंने कि समाचार पत्र लेखन और अन्य लेखनों में क्या अंतर है, वो भिन्न कैसे है। प्रश्न जब तक समझ में नहीं आएगा ना तो उत्तर में रुचि नहीं बनेगी, सुनते जाएंगे ऐसे ही। अब प्रश्न समझ में आया क्या आपके, क्या प्रश्न है। जो समाचारों के लिए लेखन करते हैं, यानी कोई पिक्चर हुआ, रिपोर्ट हुई, आलेख हुई, वो उनसे अलग कैसे है, कहानी, नाटक, उपन्यास वगैरह वगैरह से, ये प्रश्न है। अब रुचि आ जाएगी, सुनने को जी करेगा। तो देखो इधर, कुछ लोग पत्रकारीय लेखन को एक तरह का जल्दी में लिखा हुआ साहित्य ही मान लेते हैं। क्या कहते हैं वो, अखबार में जो फीचर, रिपोर्ट, समाचार वगैरह सब आता है ना, तो उनको वो एक प्रकार का छोटा साहित्य मान लेते हैं कि साहित्य ही तो है और क्या है ना। लगता जरूर है हमें भी है तो लेखन कार्य यही, पर फिर भी अंतर है। जबकि यह साहित्यिक और सृजनात्मक जो लेखन है, यानी कविता, कहानी, उपन्यास, इनसे कई मायनों में अलग होता है। एक तो ये इस मायने में अलग होता है कि पत्रकारीय लेखन का रिश्ता तथ्यों से होता है, न कि कल्पना से। समाचार पत्रों में तो जो लेखन होता है ना, उसमें कल्पना नहीं होती। जैसे साहित्यकार कल्पना करके कहानी लिख देते हैं, उपन्यास लिख देते हैं, तो यहाँ कल्पना नहीं होती, ये तथ्यों पर आधारित होता है। क्या होता है पहला अंतर, तो पहला अंतर समझ में आया। पत्रकारीय लेखन का रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से, और साहित्य का रिश्ता कल्पना से। अलौकिक दिन कोई था क्या कहीं, नमक का दरोगा पड़ा हुआ क्या आपका, तो कोई अलौकिक दिन था क्या, कहां था, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, कहां था, नहीं समझाई बात है। तो वहां जो साहित्य है उसमें थोड़ा कल्पना का सहयोग होता है। दूसरा अंतर इसमें पत्रकारीय लेखन में और अन्य जो साहित्यिक लेखन होता है उसमें दूसरा अंतर देखो। पत्रकारीय लेखन है साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। जबकि साहित्यिक जो रचनाएं होती है उनमें लेखक को काफी छूट होती है, कल्पना में भी, विषय चुनने में भी और भाषा शैली में भी। तीनों चीजों को समझ लो। क्या बोला उसने, पहली बात तो यह है कि जो पत्रकारीय लेखन करते हैं उनको एक निश्चित टॉपिक पर और तात्कालिक जो घटनाएं हैं उन पर ही लिखना होता है, ठीक। इसके अलावा जो साहित्य लेखन करते हैं साहित्यकार, उनको हर क्षेत्र में छूट होती है। एक तो तात्कालिकता की कोई बात नहीं, वो अपनी कल्पना से भी लिख सकते हैं, भाषा शैली अपनी मर्जी से भाषा को सजा सकते हैं अलंकारों से, है ना, और विषय भी अपनी मर्जी का चुन सकते हैं, समझ गए। और जैसे कोई रेलगाड़ी पटरी से उतर गई, कोई घटना हो गई, तो पत्रकार तो उसी पर कलम चलाएगा ना, चार शब्द लिखेगा ना, नहीं समझे क्या। अब हादसा हुआ है रेलगाड़ी के साथ, वो बस का थोड़ी लिख देगा, और आज हुआ वो कल का थोड़ी लिख देगा, 4 मरे वो 10 थोड़ी बता देगा। वो तथ्यों पर चलता है, कल्पना में चलते हैं, जो नहीं हुआ वो भी करके दिखा देते हैं। चांद पर कल्पना में चले जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी इंद्र की प्रिय से कहानी का कथ्य लिख देते हैं, कथ्य तैयार कर लेते हैं काल्पनिक, ठीक है। तो उनको विषय चुनने की भी छूट होती है, भाषा शैली की भी छूट होती है, और कल्पना की तो छूट होती ही होती है। किनको, साहित्यकारों को, वो कल्पना करके भी कहानी तैयार कर सकते हैं। एक कौवा था, प्यासा था, इधर उधर उड़ा, पत्थर लेकर आया था क्या कहीं पत्थर लेकर, हैं। एक लोमड़ी थी, कौवे से बोली, कौवा मामा तुम बहुत मीठा गीत गाते हो, बोली थी क्या वो मीठा गीत नहीं बोली ना, लेकिन कहानी तो तैयार होगी ना। तो ये अंतर होता है पत्रकारीय लेखन में और साहित्यिक लेखन में। तीसरा और देखो,
अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह याद रखना चाहिए कि वह एक विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे विद्वान हो सकते हैं और कम पढ़े लिखा मजदूर और किसान भी शामिल हो सकता है। इसलिए उसकी लेखन शैली यानी भाषा यानी शब्दावली और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए कि वो आसानी से पढ़ सके और उसकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में आलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ और गैर जरूरी विषय से लद्दी होने की बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल होता है, जबकि ये शर्तें साहित्यिक लेखन में जरूरी नहीं है। ठीक, अब अगला प्रश्न आता है, समाचार कैसे लिखे जाते हैं? 3 प्रश्न बोल के बताऊंगा, तीनों ही लिखवा दूंगा। समाचार कैसे लिखे जाते हैं? इसकी जगह अगर प्रश्न यूं आए, उल्टा पिरामिड शैली क्या है समझाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और जो प्रश्न बता रहा था मैं, वो तो परीक्षा के लिए शायद कम महत्वपूर्ण होंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर वो मैंने क्यों बताए? क्योंकि आप उस बैकग्राउंड को समझ जाओ कि पत्रकारीय लेखन होता क्या है, कुछ दिमाग में आ जाए, है ना। केवल 4 प्रश्न बता के रटाए जाएंगे ना तो आप ढंग से लिख नहीं पाओगे, और पूरी पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई कि ये पत्रकारीय लेखन होता है, तो फिर आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, है ना। तो थोड़ा समझ में आना चाहिए, समझ बढ़ जानी चाहिए बच्चे की। इसलिए कुछ प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए हैं। प्रश्नों की संख्या ज्यादा जरूर हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, लास्ट में पेपर के दिनों में थोड़े और महत्वपूर्ण छंटवा कर बता दूंगा कि इन पर ज्यादा नजर दौड़ा लेना, ठीक है। तो ये उल्टा पिरामिड शैली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।